वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक हम लोग बच्चों पढ़ाई करने वाले हैं रिफाइनिंग के ऊपर। रिफाइनिंग के ऊपर आज हमारा टॉपिक चलेगा। ओके, आज ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही ये सेशन कंप्लीट हो रहा है, मैं उसके साथ ही आप लोगों को कॉपर के एक्सट्रैक्शन के बारे में भी थोड़ा बहुत ग्लांस दे दूंगा, समझा दूंगा एंड एक अच्छा खासा वीडियो भी वहां पे दे रहा हूं, तो वो भी देखना भूलना मत। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट द रिफाइनिंग। रिफाइनिंग स्टार्ट करने से पहले मेटलर्जी को कहां से शुरू किया था, याद है वो सारी चीजें। मेटलर्जी को शुरू किया था हम लोगों ने ओर से। मिनरल आए, मिनरल में से ओर को निकाला, मतलब ओर आइडेंटिफाई किया। ओर आइडेंटिफाई करने के बाद उसमें से सबसे पहला स्टेप क्या था, ओर में से सबसे पहला स्टेप था उसे पाउडर फॉर्म में कन्वर्ट किया। उसके बाद हाइड्रोलिक वॉशिंग ले लो, मैग्नेटिक सेपरेशन ले लो, फ्लोटेशन ले लो, लीचिंग ले लो, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ओर किया ना। उसके बाद एलिंगम डायग्राम पढ़ा, रिड्यूसिंग एजेंट किससे लेना है, कौन सा सिलेक्ट करना है, वो सारी चीजें हम लोगों ने अच्छे तरीके से सीखी थी ना। उसके बाद क्या किया था आप लोगों ने डियर स्टूडेंट्स, उसके बाद आप लोगों ने हॉलर आउट सिस्टम पढ़ा, ब्लास्ट फर्नेस पढ़ा। अब कॉपर एक्सट्रैक्शन बीच में एक छोटा सा टॉपिक बाकी है जिसे आज कंप्लीट करेंगे। अब जितनी भी मेटल, यहाँ पे तो दो ही मेटल निकाली, पहली थी आयरन, उसके बाद थी कॉपर। अब जो मेटल हम लोगों ने निकाली ना, वो मेटल भी बहुत ज्यादा प्योर नहीं होगी। हमें क्या चाहिए बच्चों, ज्यादा से ज्यादातर प्योर मेटल। आप देखो, आप रॉक लाए, रॉक से लेके आप प्योर मेटल तक की आपकी जो जर्नी है, टेक्नोलॉजिकल जर्नी, उसे ही बोला जाता है मेटलर्जी। सही है ना। तो मेटलर्जी में स्टार्ट करते हैं डियर स्टूडेंट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, रिफाइनिंग। ओके, तो रिफाइनिंग का जो सबसे पहला स्टेप होता है, बहुत ही इजी वाला पोर्शन बाकी है एंड ध्यान से देखोगे ना तो सारे कंसेप्ट बहुत आसानी से रेडी हो जाएंगे। रिफाइनिंग का सबसे पहला कंसेप्ट है डिस्टिलेशन। सिर्फ नाम ही डिफिकल्ट होता है बच्चों, बाकी टॉपिक में तो कुछ नहीं है। अब डिस्टिलेशन की जब बात आई ना, तो आप याद करो वो वाला टेक्निक, पुराना वाला। एक हमने वेसल लिया, वेसल में पानी भरा, पानी के वेसल को गैस स्टोव पे रखा, उसके ऊपर एक लीड लगाया, तो होगा क्या बच्चों, वाटर वेपर बनना शुरू होगा ना। अब जो वाटर वेपर बना उसे कंडेंस करके निकालते हो, उसे आप बोलते हो बच्चों डिस्टिल वाटर। उसे क्या बोलते हो, डिस्टिल वाटर। चीज ध्यान रखो, चीज को समझो बच्चों, बहुत ही इजी चीजें हैं। क्या किया आप लोगों ने, यहाँ पे हमने लिया बच्चों एक कंटेनर में पानी भरा। पानी भरने के बाद क्या किया, पानी भरने के बाद उसे हीट दिया। जैसे ही हीट दिया तो वेपर बनना शुरू हुआ एंड नाउ जैसे वेपर बना, वेपर को कंडेंस किया, तो उस पानी को डिस्टिल वाटर बोला जाता है, द प्योरेस्ट वाटर। उसी तरह से यहाँ पर भी वही काम करना है। ठीक है, डिस्टिलेशन में जनरली बॉइलिंग की बात आती है। किसकी बात आती है, बॉइलिंग की। तो यहाँ पे ध्यान रखना, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली जितनी भी मेटल्स होगी, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली जितनी भी मेटल्स होगी ना बच्चों, वो सारी मेटल्स आप डिस्टिलेशन के तरीके से रिफाइन कर पाओगे, प्योर मेटल ला पाओगे। ध्यान रहेगा। चलो बहुत ही अच्छे। यहाँ पे बेसिकली उन लोगों ने एग्जाम्पल में जिंक को दिया है, मर्क्यूरी भी दिया है। ऑलराइट, आप चाहो तो जिंक ले लो। यहाँ पे जिंक का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, नियरली 400 से लेकर 800 के बीच में होता है। सही है। तो लोग आप एनसीईआरटी एक बार देख लेना बच्चों, आपको 2-3 एग्जाम्पल और भी मिलेंगे यहाँ पे। ओके, 2-3 एग्जाम्पल और भी मिलेंगे। पहले कंसेप्ट को समझ लो। डिस्टिलेशन करने का सबसे पहला मतलब पॉइंट जो होता है, लो बॉइलिंग पॉइंट वाली जितनी भी मेटल है, जिस भी मेटल का बॉइलिंग पॉइंट लो होता है ना, कम बॉइलिंग पॉइंट, वो सारी मेटल को आप रिफाइन करना चाहते हो तो आप डिस्टिलेशन वाला तरीका लगाओ। पहला टॉपिक क्लियर। चलो दूसरा टॉपिक है बच्चों लिक्वेशन। सिर्फ मैं बता रहा हूं भैया, वर्ड्स ही डिफिकल्ट, बाकी कुछ भी डिफिकल्ट नहीं। अब लिक्वेशन क्या स्टेज है, उसमें होता क्या है, देखो अपना ड्राइंग है ना बहुत ही खराब है, आपका ड्राइंग अच्छा होना चाहिए। ऑलराइट, एक ऐसा कुछ स्लोप होता है, यहाँ पे भी कुछ मतलब फ्यूल भरा हुआ होता है, हीट होती है, यहाँ पर भी हीट होगी, यहाँ पर भी हीट होगी। अब होता क्या है, जनरली यहां से मेटल को डाला जाता है। अब देखो मैं एक चीज आपको बता रहा हूं, यहां पे मान लीजिए मैंने आइस क्यूब लिया,
आइस क्यूब को हीट देना शुरू किया एंड यहाँ पे एक लिया मैंने वुड, ये आइस है, ये वुड है। तो मुझे एक चीज बताओ बच्चों, इन दोनों में से हीट देने से सबसे पहले कौन मेल्ट होगा? तो सबसे पहले आइस मेल्ट होगा, विल मेल्ट फास्टर। लकड़ी को तो मेल्ट होते हुए मैंने कभी नहीं देखा, आप लोगों ने देखा हो तो कमेंट बॉक्स में लिखना कि सर मैंने देखा हुआ है। ऑलराइट, चलो कोई बात नहीं बच्चों, मतलब आइस का मेल्टिंग पॉइंट कम होता है ना, तो लिक्विफिकेशन मतलब लिक्वेशन करना या फिर लिक्विफिकेशन करना आसान हो जाएगा जब मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। तो यहां पर भी सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या होगा? मेटल्स विथ या मेटल्स हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट इज रिफाइंड बाय दिस मेथड। इस मेथड से आप किससे रिफाइन कर पाओगे? वो सारी मेटल को जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। देखो दो ही चीजें ध्यान रखना, तो यहां पे एग्जांपल ध्यान रखिए, टीन। कौन सा एग्जांपल? टीन। किया क्या जाता है, इस तरह से कुछ स्लोप रखा जाता है, स्लोप के ऊपर मेटल के पाउडर को रखा जाता है, मतलब कि मेटल को रखा जाता है। अब होगा क्या, मेटल मतलब जो टीन है ना, उसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत इजीली आ जाएगा, इजीली अचीवेबल है, तो वो इजीली मेल्ट होके नीचे आ जाएगी। उसे कनेक्ट कर लो, रिफाइन हो गई आपकी मेटल, बात खत्म। दो तरीका क्लियर हुआ, समझ में आया? हाँ के ना बच्चों, बहुत अच्छे से। चलो तीसरा टॉपिक, दो टॉपिक क्लियर हुए, तीसरे टॉपिक का नाम है डियर स्टूडेंट्स इलेक्ट्रोलिसिस। चलो उसे भी डिस्कस कर लेते हैं। जनरली इलेक्ट्रोलिसिस होता है ना, वो कॉपर के प्योरिफिकेशन के लिए ज्यादा किया जाता है। मतलब सीयू जो निकाला, जो ब्लिस्टर कॉपर था ना, ब्लिस्टर कॉपर याद है? ब्लिस्टर कॉपर जो आप फाइनल, कैसे याद होगा, अभी तो मैंने पढ़ाया भी नहीं। ओके कोई बात नहीं, जैसे ही ये वीडियो कंप्लीट हो रहा है उसके साथ ही मैं एक एनिमेशन दे रहा हूं, तो एनिमेशन अच्छे से देख लेना, तो बहुत क्लियर हो जाएगा पूरा कंसेप्ट कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन क्या होता है। बस बीच में हंसना मत यार, बहुत ही कॉमेडिक एनिमेशन बनाया हुआ है। ऑलराइट, तो वो ब्लिस्टर कॉपर जो होता है, ब्लिस्टर कॉपर से प्योर कॉपर तक की जो जर्नी है ना, ब्लिस्टर कॉपर से प्योर कॉपर तक की जो जर्नी है, वो इलेक्ट्रोलिसिस से तय की जाती है। अब ये इलेक्ट्रोलिसिस क्या चीज है, तो आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वाले चैप्टर में पढ़े थे, मैं आपको यहाँ पे सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूंगा। उसमें होता क्या है, तो जो मेटल है ना, मेटल का ही एक मेटल का सॉल्ट, उसको एज अ इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। मेटल सॉल्ट को एज इलेक्ट्रोलाइट लिया जाता है। जनरली जब कॉपर की बात आती है तो हम लोग किससे यूज करते हैं? कॉपर सल्फेट को, सीयू सल्फेट को, याद है ना? तो कॉपर सल्फेट या फिर इसे ही ब्लू विट्रियोल भी बोला जाता है। डरने वाली चीजें कुछ है ही नहीं। यहाँ पे देखो क्वेश्चंस में आपको कंफ्यूज करने के लिए ये सारे वर्ड्स यूज किए जाएंगे। ब्लू विट्रियोल का मतलब होता है CuSO4, और जब आपको ZnSO4 दिया जाए, जिंक सल्फेट, तो उसे बोला जाता है व्हाइट विट्रियोल। जिंक सल्फेट को बोला जाता है डियर स्टूडेंट्स व्हाइट विट्रियोल। तो कॉपर सल्फेट लिया जाता है, तो कॉपर सल्फेट चलो यहाँ पे हम फिल करेंगे। 9 चैप्टर में आप पढ़ने वाले हो, कॉपर सल्फेट का कलर ब्लू क्यों होता है? ओके, जनरली जो हाइड्रेटेड फॉर्मेट होता है ना, इसके लिए इसका कलर ब्लू होता है। CuSO4 नहीं होगा। अगर आपको जेई में पूछा जाए तो CuSO4 × 5H2O लिखना पड़ेगा। कॉपर सल्फेट के पास 5 हाइड्रेटेड वाटर के मॉलिक्यूल होते हैं, उसकी वजह से इसका कलर ब्लू होता है। ऑलराइट, तो साथ में देखो जेई भी सॉल्व हो जाएगा, नीट भी सॉल्व हो जाएगा। मैंने कॉपर सल्फेट यहाँ पे भरा हुआ है। अब इसके अंदर 2 रोड्स लिए जाएंगे। कितना आसान चीज है। एक होगा हमारा इम्प्योर कॉपर, इम्प्योर सीयू, दूसरा होगा हमारा प्योर सीयू। 2 रॉड्स लिए जाते हैं, उसको डीसी वोल्टेज के साथ कनेक्ट किया जाएगा। ये पॉजिटिव है, नेगेटिव, सही है। जो नेगेटिव के साथ कनेक्ट किया हुआ है वो हमारा बनता है कैथोड इलेक्ट्रोलिसिस में। तो जो पॉजिटिव के साथ कनेक्ट किया होता है वो बनता है हमारे लिए एनोड। अब होगा क्या डियर स्टूडेंट्स, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आके बैठे हुए हैं, सॉल्यूशन से Cu2+ निकलेगा, Cu2+ यहाँ पे जाएगा। अब होगा क्या, ये पॉजिटिव जो प्लेट है वो इलेक्ट्रॉन खींचने वाली है। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो कैथोड पे
कैथोड पे एक रिएक्शन यहाँ पे हो रही है। क्या रिएक्शन हो रही थी? Cu2 प्लस सोल्यूशन से आ रहा था, 2 इलेक्ट्रॉन को अपने पास बुला रहा था, अच्छा खासा गाना गा रहा था, कॉपर सल्फेट में कॉपर सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा था। मतलब कि ये वाले रोड पे बाहर से कॉपर का अच्छा खासा लेयर बनता हुआ मिलेगा। मतलब कि कैथोड का वेट बढ़ेगा, इसका वेट क्या होगा? बढ़ेगा, वेट इंक्रीज होगा बच्चों, वेट इंक्रीज होगा। देखिए, ध्यान रखिए। अब एनोड पे बच्चों क्या रिएक्शन बनती है तो वो चीज भी समझना है। एनोड की जो प्लेट है ना वो पॉजिटिव के साथ कनेक्टेड है। मतलब कि पॉजिटिव तो इलेक्ट्रॉन सीकर होता है ना, उसे इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो ये कॉपर के रोड से वो इलेक्ट्रॉन निकालेगा, कॉपर को बोलेगा भैया इलेक्ट्रॉन रिलीज कर मेरे लिए। तो कॉपर ने 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया, तो जैसे 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज किया वो कन्वर्ट हुआ Cu2 प्लस के एक्वास में। वो बोलेगा कि चल मैं चला अपने सॉल्यूशन में, वो चला जाएगा सॉल्यूशन में। अब सॉल्यूशन से Cu2 प्लस कैसे जा रहा है वो तो आपने देखा। तो अगर आप लिखना चाहो तो यहाँ पे नेट रेडॉक्स कैसे लिखोगे प्यारे बच्चों? 2 इलेक्ट्रॉन को तो हमने कर दिया बाय बाय। अब मेरे पास क्या बचा? Cu2 प्लस बचा, Cu सॉलिड बचा, उसमें से मैंने बनाया Cu सॉलिड प्लस Cu2 एक्वास। अब यहाँ पे आपको देखने वाली चीज जो है बच्चों, यहाँ से Cu2 प्लस भी कैंसिल हो रहा है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये गया तो भैया क्या बचा? 2 बचा, क्यों बचा? अब देख यहाँ पे क्या गलती होती है। ये एनोड वाला जो कॉपर सॉलिड है ना ये इम्प्योर है, और जो कैथोड वाला है बच्चों ये प्योर है। मतलब अगर आप नेट रेडॉक्स लिखना चाहो तो आप लिखोगे कॉपर सॉलिड इम्प्योर से हमने बनाया कॉपर सॉलिड प्योर। क्या बात है। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छा प्योर कॉपर बना सकते हो। तो ये था हमारा तीसरा मेथड, इलेक्ट्रोलिसिस विद इक्वेशंस। मैंने आपको क्लियर करवाया, दिमाग में जा रहा है? चलो बहुत बढ़िया। सो 3 टॉपिक यहाँ पे कवर हुआ, चौथा टॉपिक हमें कवर करना है। डियर स्टूडेंट्स, थक गए? थकना नहीं है यार, पॉज लगाओ, फिर से एक बार ये सारी चीजें रिकॉल करना है। डिस्टिलेशन में लो बॉइलिंग, लिक्वेशन में लो मेल्टिंग पॉइंट, इलेक्ट्रोलिसिस इस तरीके से करना था। अब चौथी चीज आ रही है, ओके, चौथी चीज आ रही है जो है बच्चों जोन रिफाइनिंग। वर्ड्स तो देखो कितना बढ़िया वर्ड्स निकाल के लिया है। जोन रिफाइनिंग करना कुछ नहीं है, इसके लिए भी एक एनिमेशन यहाँ पे दे रहा हूं आपको, तो एनिमेशन पे देखना। चौक भी चलेगा, कोई बात नहीं, ओके। हाँ चलो जोन रिफाइनिंग करते। सबसे पहली क्वेश्चन किसके लिए किया जाएगा ये वाला जोन रिफाइनिंग? तो जोन रिफाइनिंग जनरली जर्मेनियम को क्लीन करने के लिए, जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, इस तरह की जो एक्सपेंसिव मेटल्स होती है ना, ये एक्सपेंसिव मेटल है बच्चों। क्यों? क्योंकि जर्मेनियम, सिलिकॉन, ये सारी मेटल्स, सिलिकॉन नॉन मेटल होता है, तो ये सारी जो मेटल है, जर्मेनियम है, टाइटेनियम है, ये सारी मेटल्स का यूज होता है बच्चों इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के लिए, आईसी सर्किट डेवलप करने के लिए। ऑलराइट, तो वो आईसी सर्किट डेवलप करने के लिए या फिर प्रोसेसर डेवलप करने के लिए जो यूज होता है, जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड बनाया जाता है, वो सारे जर्मेनियम के बेस होते हैं। तो जर्मेनियम एक एक्सपेंसिव मेटल है, तो जर्मेनियम को एक्स्ट्रा क्लीन कैसे किया जाए? ओके, जर्मेनियम को एक्स्ट्रा क्लीन कैसे किया जाए? तो क्या करते हैं ये लोग? क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे ना। एक ऐसा एक चैम्बर लिया जाता है। देखो मैंने पहले बताया मेरा ड्राइंग बहुत ही खराब है, आप अपना ड्राइंग अच्छा रखिए। एक अच्छा सा चैम्बर लिया जाता है, ओके। चैम्बर में होगा क्या? चैम्बर में ना इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट भरा जाता है। चैम्बर में क्या भरा जाता है डियर स्टूडेंट्स? चैम्बर में भरा जाता है इनर्ट गैस का एनवायरनमेंट, इनर्ट गैस वाला एनवायरनमेंट भरा जाता है, ओके। मतलब कि वैक्यूम क्रिएट किया जाता है। अब इसके अंदर एक रखा जाएगा जर्मेनियम का रॉड, जी का रॉड रखा जाता है, जी का रॉड रखा। उसके ऊपर होते हैं बच्चों मोबाइल हीटर। अब ये नया वर्ड आया मोबाइल हीटर, होता क्या है तो समझना है। मोबाइल हीटर चीज क्या है? एक डिस्क होगी, एक डिस्क, बीच में से रॉड निकल रहा होगा एंड उसके इर्द गिर्द एक डिस्क होगी, ओके। वो डिस्क घूम सकती है, नीचे आ सकती है, ऊपर जा सकती है, उस तरह से डिस्क घूम सकती है।
ओके, अब ये जो मोबाइल हीटर होता है, ये हीटर को हीट किया जाता है। अब ये कौन से प्रिंसिपल पे काम करती है? जोन रिफाइनिंग सिस्टम जो होती है वो कौन से प्रिंसिपल पे बच्चों काम करती है? तो जोन रिफाइनिंग काम करती है सॉलिबिलिटी जो होती है उसके प्रिंसिपल पे। किसकी सॉलिबिलिटी? इंप्योरिटीज विच आर मोर सोलेबल इन लिक्विड स्टेट। ध्यान रखिए, सिर्फ मेरे वर्ड्स को फोकस करो, सब चीजें क्लियर होने लगेगी अपने आप। ऑलराइट, इंप्योरिटीज विच आर मोर सोलेबल इन लिक्विड स्टेट, इंप्योरिटीज विच आर मोर सोलेबल इन लिक्विड स्टेट। अब इससे होता क्या है? ये एक लिया जर्मेनियम का रॉड दिखाई दे रहा है। अब इसके इर्द गिर्द मैंने एक हीटर लगाया जो घूम सकता है। हीटर नीचे आ रहा है, तो पहले हीटर ऊपर था, हीटर ऊपर था तो ये वाला पोर्शन मेल्ट हो जाएगा। अब तुरंत ही मैंने उसे नीचे ले लिया। अब जैसे मेल्ट हुआ ना, तो जितनी भी इंप्योरिटीज थी उसमें आ गई। अब मैंने हीटर को धीरे धीरे नीचे खींचना शुरू किया। एक एनिमेशन है, लास्ट में देखना, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा टॉपिक। जैसे जैसे मैंने उसे नीचे खींचना शुरू किया बच्चों, जैसे जैसे नीचे खींचना शुरू किया तो इंप्योरिटीज उसके साथ ही नीचे आ गई। अब नीचे से मुझे क्या करना है? वो रॉड को कट करके निकाल देना है। मतलब कि इस तरह से जोन रिफाइनिंग की जाती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये एक रॉड लिया, यहाँ पे हमारा मोबाइल हीटर होगा, यहाँ पे मोबाइल हीटर होगा, तो इतना जो पार्ट है ना बच्चों, वो थोड़ा सा मेल्ट हुआ। जैसे ही मेल्ट हुआ इंप्योरिटीज डिसॉल्व हो गए अच्छे से। अब ये हीटर को मैंने यहाँ पे ले आया, तो ये वाला पोर्शन भी यहाँ पे आ जाएगा। ओके, क्योंकि लिक्विड तो अच्छे से मूव कर सकता है ना, तो इंप्योरिटीज ये रीजन में जो होगी वो फिर से उसमें डिसॉल्व होना शुरू हो जाएगी। ऐसा करते वक्त एंड तक जाओ, कट करो, इंप्योरिटीज निकालो, जर्मेनियम का प्योर रॉड बनाओ। क्लियर? चलो, सो डियर स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे दोस्तों, चौथा टॉपिक जोन रिफाइनिंग भी गया। अब नया टॉपिक आ रहा है जिसका नाम है वेपर फेज रिफाइनिंग। वेपर फेज रिफाइनिंग दोनों बहुत इजी तरीका है, बहुत इजी तरीका। यहां पे दो चीजें आपको कवर करनी है। एक होगी हमारी मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस एंड दूसरा होगा वान आर्केल प्रोसेस। दो प्रोसीजर है। मॉन्ड कार्बोनिल जो की जाती है निकल के लिए, निकल को रिफाइन करने के लिए, एंड वान आर्किल की जाती है जर्मेनियम के लिए, जिरकोनियम, सॉरी बेटा, जिरकोनियम के लिए। वान आर्किल प्रोसेस किसके लिए की जाएगी? जिरकोनियम के लिए, या फिर आप यहाँ पे टाइटेनियम ले लो तो वो भी चलेगा, पर जनरली ये दो चीजें आप याद रखना, निकल के लिए एंड जिरकोनियम के लिए। निकल के लिए मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस एंड वान आर्किल में जिरकोनियम के लिए। क्लियर? अब देखो प्रोसेस में क्या करना होता है। सबसे पहला स्टेप जो होगा, निकल के ऊपर से कार्बन मोनोऑक्साइड को पास किया जाएगा, तब बनेगा NiCO4, निकल टेट्रा कार्बोनिल। इसे बोला जाता है निकल टेट्रा कार्बोनिल। Na का रिएक्शन CO के साथ किया जाता है, उससे बनता है निकल टेट्रा कार्बोनिल। ये बच्चों वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल होता है। समझो टॉपिक को, समझो मेरे प्यारे दोस्तों। निकल का रिएक्शन किसके साथ करवाया? निकल का रिएक्शन करवाया कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। अब जैसे ही कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ निकल का रिएक्शन करवाया तो एक कॉम्प्लेक्स बना, उसका नाम है निकल टेट्रा कार्बोनिल, जो वॉलेटाइल है। वो वॉलेटाइल है मतलब कि वो इवोपरेट हो सकता है। वो जैसे ही इवोपरेट होगा, ऊपर एक फिलामेंट रखा जाता है, फिलामेंट में हाई टेम्परेचर होता है। एक बॉक्स लिया जाएगा, बॉक्स के अंदर निकल टेट्रा कार्बोनिल रखा जाएगा। अब निकल टेट्रा कार्बोनिल इवोपरेट होना शुरू हुआ, ऊपर एक फिलामेंट होगा, जिस फिलामेंट के पास निकल टेट्रा कार्बोनिल जाके मतलब कोलाइड होगा। जैसे ही वो कोलाइड हुआ ना, तो कार्बन मोनोऑक्साइड निकल जाएगा, निकल वहां पे चिपक जाएगा। इस तरह से आपको प्योर निकल मेटल मिल सकती है। इस प्रोसेस को मॉन्ड कार्बोनिल प्रोसेस बोला जाता है। मतलब वेपर फेज रिफाइनिंग क्या है? सबसे पहले मेटल को वॉलेटाइल कंपाउंड में कन्वर्ट करो।
उसके बाद वॉलेटाइल कंपाउंड को इवोपरेट करवाओ, फिलामेंट के ऊपर से पास करवाओ, तो जो गैस है वो निकल जाएगी, मेटल चिपक जाएगी। दिमाग में गया? बहुत ही अच्छे। 1 अल्किल में क्या होता है, जिंक का रिएक्शन किया जाएगा आयोडीन के साथ, ZrI4 का एक वॉलेटाइल कंपाउंड बनेगा। अब ये जो वॉलेटाइल कंपाउंड बना, ये वॉलेटाइल कंपाउंड होता है। अब इसी वॉलेटाइल कंपाउंड को एक फिलामेंट रखा जाता है 1270 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन टेम्परेचर पे। तो जिरकोनियम का जो ये वॉलेटाइल कंपाउंड है वो जाएगा उसके ऊपर, यहां पे फिलामेंट रखा, ये फिलामेंट है, यहां से ZrI4 गया, जैसे ही गया आयोडीन वेपर बनके निकल जाएगा एंड जिरकोनियम यहां पे चिपक जाएगा। ओके, वहां से जिरकोनियम लिया जाता है बाहर। तो ये था हमारा वेपर फेज रिफाइनिंग। दिमाग में आया? अब लास्ट टॉपिक क्रोमेटोग्राफी। तो क्रोमेटोग्राफी क्या चीज है ना, वो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है बच्चों। क्रोमेटोग्राफी 11th स्टैंडर्ड में प्योरिफिकेशन में पढ़े थे। एक पेपर लिया जाता है, पेपर के ऊपर इस तरह से ये पेपर लिया, एक लाइन खींच लो, उसके ऊपर एक ब्लैक डॉट रखो, ब्लैक डॉट मतलब कि ब्लैक इंक रखो, तो ब्लैक इंक रख के उसे पानी में रख दो, तो एडजॉर्प्शन फिनोमिना से पानी जैसे ऊपर जाएगा, कैपिलरी एक्शन, इसे कैपिलरी एक्शन भी बोला जाता है ना, कैपिलरी एक्शन, पानी जैसे ऊपर जाएगा, ये वाला जो इंक का डॉट था वो भी खींच के ऊपर जाएगा। सही है। एंड आपको यहाँ पे डिफरेंट स्पेक्ट्रम मिलेगा, मतलब कि जो ब्लैक इंक होती है वो डिफरेंट स्पेक्ट्रम से बनी हुई होती है। तो यही कंसेप्ट का यूज क्रोमेटोग्राफी के, यही कंसेप्ट का यूज मेटल को रिफाइन करने में किया जाता है। सिर्फ याद रखना है, कभी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा यहाँ से। ऑलराइट, सो विद दिस योर चैप्टर इज ओवर। अब बात आती है कॉपर के एक्सट्रैक्शन की। तो ये वीडियो जो आ रहा है ना, वो वीडियो देखो, उससे सारी चीज क्लियर हो जाएगी कि कॉपर का एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाता है। एंड दैट इज योर असाइनमेंट डियर स्टूडेंट्स, दैट इज योर असाइनमेंट। ओके, कैसे कॉपर का एक्सट्रैक्शन किया जाता है वही आपका असाइनमेंट है। अब एक चीज, जब कॉपर को स्क्रैप से बाहर निकालना हो ना, तो एक वर्ड ध्यान रखना, बुक में नहीं दिया, बायोलीचिंग। तो बायोलीचिंग क्या होता है, बायोलीचिंग क्या चीज है, तो लेट मी एक्सप्लेन बायोलीचिंग। कुछ बैक्टीरियाज ऐसे हैं जो बैक्टीरिया सल्फाइड को एंड आयन को दोनों को ऑक्सीडाइज कर पाते हैं। मतलब कि मान लीजिए आपने कोई आया, मतलब कॉपर का स्क्रैप लाए, कॉपर का कोई भंगार उठा के ले आए, एंड वही कॉपर के स्क्रैप में आपने कुछ बैक्टीरियाज डाले। वो बैक्टीरिया क्या करेंगे, सबसे पहले तो जो आयरन की इंप्योरिटीज होगी उससे ऑक्सीडाइज कर देंगे, उसके बाद सल्फाइड की जो इंप्योरिटीज होगी उससे ऑक्सीडाइज कर देंगे, एंड आपको प्योर कॉपर मिल सकता है। तो इसे बायोलीचिंग का प्रोसेस बोला जाता है। बुक में एक छोटी सी लाइन दी है, तो ध्यान रखना। अब कॉपर एक्सट्रैक्शन में आपको सिर्फ एक ग्लास दे देता हूं। जनरली होता क्या है, कॉपर की मिनरल्स होगी, उसमें से और सिलेक्शन करना है। तो कॉपर पायराइड्स हमने सिलेक्शन किया। अब कॉपर पायराइड्स को हम क्या करेंगे, सबसे पहले फ्रोथ फ्लोटेशन करवाएंगे, क्योंकि उसमें सल्फर प्रेजेंट होगा। फ्रोथ फ्लोटेशन के बाद हम लोग क्या करवाएंगे, उसका सल्फर प्रेजेंट है तो उसका हम करवाएंगे रोस्टिंग। रोस्टिंग करवाने के बाद हमारे पास आ जाएगा जनरली कॉपर ऑक्साइड प्लस कॉपर सल्फाइड। ओके, अब ये दोनों ही इंटर रिएक्शन करने वाले हैं, वहां से आपको मिलेगा प्योर कॉपर। जो कॉपर पहले निकल के आता है ना, उसे कॉपर मैट बोला जाता है। जो लास्ट में निकल के आता है उसे ब्लिस्टर कॉपर बोला जाता है। ऑलराइट, मैंने बहुत शॉर्ट में समझाया, पर ये टॉपिक आपका असाइनमेंट है, तो आप अच्छे से लिखो, उसके ऊपर फोकस करो एंड इसका मेटलर्जी खुद बनाओ। मैंने आपको एल्यूमिनियम का मेटलर्जी समझाया, आयरन का मेटलर्जी समझाया, कॉपर का रिफाइनिंग भी समझा दिया। अब कॉपर का जो एक्सट्रैक्शन है वो वीडियो देखो, खुद से असाइनमेंट बनाओ, काम करो। नेक्स्ट सेशन में मिलेंगे। ऑलराइट, आई एम श्योर मेटलर्जी अच्छे से समझ में आया होगा। एक्सरसाइज लिखना भूलना मत, काम करते रहना। जो बच्चे रेगुलर काम करते हैं ना, उसे बहुत अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जो नहीं काम कर रहे हैं वो तो जाएगा कुछ, कोई बात नहीं। थैंक यू डियर स्टूडेंट फॉर वाचिंग दिस वीडियो। डोंट फॉरगेट टू शेयर दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू कमेंट दिस वीडियो। ओके, बाय बाय, टेक अ स्क्रीनशॉट फास्ट।
extraction of copper. Have a look at the periodic table. Can you identify the position of copper? Exactly. Period number 4 and group number 11. It is represented by the symbol Cu. Its atomic number is 29 and atomic mass is 63.54. It exhibits valency of 1 and 2. Copper was initially found in island of Cyprus. So Romans used to call copper as cuprum. It is found in native state as well as in combined state. Native copper is found in large quantities in Michigan. In India, copper is mainly found in Singbum, Khetri and Darbia, and in Tamil Nadu. Let's see the ores of copper. Copper pyrite, cuprite or ruby copper, and copper glands. Let me repeat. Copper pyrite, cuprite or ruby copper, and copper glands. Copper is mainly extracted from the chief ore, copper pyrite. It yields nearly 76% of the world production of copper. Now let's see how copper is extracted from copper pyrite. The chief ore copper pyrite is crushed
then concentrated by froth flotation process. Now the concentrated ore is heated strongly in the reverberatory furnace by passing excess of air. What happens during roasting? Moisture and the volatile impurities are removed, and also sulfur, phosphorus, arsenic, and antimony that are present as impurities are removed as volatile oxides. Further, copper pyrite is partly converted into sulfides of copper and iron. Look at the blast furnace made up of steel plates lined inside with
and forms copper. It is of 98% pure, called blister copper. Still, it contains 2% impurities. It is purified by electrolytic refining. Take impure copper metal as anode and thin plate of pure copper metal as cathode. Take copper sulfate solution acidified with sulfuric acid as electrolyte. Now pass electric current through the electrolyte. Pure copper is deposited at the cathode, whereas impurities settle down near the anode, called anode mud. Thus, pure copper metal is extracted from copper pyrite. So, what are all the processes involved in the extraction of copper? Crushing and concentration, roasting, smelting, bessemerization, and electrolytic refining. Zone refining. In this module, you will learn about zone refining, a method used for obtaining highly purified metals. Some metals like silicon, tellurium, gallium, and germanium are required in highly pure form for most of their applications. To obtain purest form of these metals, a specialized method called zone refining is used. Zone refining was discovered by scientist W. G. Fan. This technique works on the principle that the impurities have higher solubility in the molten metal as compared to that in the solid metal. This difference in the solubility of impurities makes it possible to segregate the impurities in the metal to be refined. Let's now understand how the process of zone refining is carried out. For the process, a rod of impure metal is taken. This rod is placed in a tubular zone refiner. Inside the refiner, an inert gas environment is maintained. A circular mobile heater is placed around the rod. This heater moves along the rod from one end to the other. At a time, heater melts a particular zone or portion of the metal rod along with its impurities. As the heater moves to the next zone of the rod, the molten metal of the previous zone gets solidified again. During solidification of the metal, impurities of the zone move to newly heated zone or the zone that is in contact of the heater. In other words, as the heater shifts from one zone of the metal rod to another, the impurities also shift to the zone of molten metal. By the time heater reaches to the other end of the impure metal rod, the impurities get concentrated there. The end of the metal rod with concentrated impurities is then removed and discarded. The same process is repeated again and again till a highly purified metal is obtained. Let's summarize what you have learnt in this module. In order to obtain metals like silicon, germanium, and gallium in highly pure form, refining is carried out by zone refining. Zone refining was discovered by scientist W. G. Fan and is based on the principle that the impurities have higher solubility in the molten metal as compared to that in the solid metal. During the process of zone refining,
The rod of impure metal is placed inside a tubular zone refiner with an inert gas environment. A circular mobile heater is placed around the impure metal rod, which is moved along the rod from one end to the other. As the heater shifts from one zone of the metal rod to another, the impurities also shift to the zone with molten metal. Finally, the impurities get concentrated at one end of the metal rod, which is later removed. Let's talk about how we can refine crude metals, that is metals with some impurities, to get pure metals out of it. And for this, there are many processes. But in this video, we will be taking the help of electricity. We'll be talking about electrolytic refining. See, so far we have been talking about extraction of pure metals from metal ores. And we spoke about what are the steps over here. The first step was enrichment of ores, where basically we crush the ore and we separate the metal compound out of the impurities. Now the second step was conversion to metal oxide. See, if this metal compound is a sulfide or a carbonate, first thing we do is to convert it to metal oxide. And the reason for doing this was because it's easier to extract the metal out from the metal oxide. And that's our third step. We reduce the metal oxide to get the metal out. But see, this metal is still crude. It still has some chemicals that we don't want, some impurities that we don't want. And we need to get rid of that because pure metals are used in many industries, in many delicate work. And if there are even a small amount of impurities, everything can go bad. Your mobile phones, your laptops, they all use pure metals. And if there are impurities, their properties will change, right? So that's why we need 99.99% pure metal. And that's why we are going to refine them. So let's try to understand electrolytic refining with the help of an example. So let's say we started with copper metal. So we had copper ore, and in the first step, we enriched it, meaning we separated the copper compound from the impurities. And in the second step, we converted the copper compound to its oxide form. And in the third step, we reduced it to get the copper metal. Now this is still in crude form, meaning it has copper and some impurities, some unwanted chemicals. So let's see how we will electrolytically refine it. So first of all, this crude metal, this is taken and connected to the positive terminal of a battery. Okay. Now the second step is we take a pure version from outside somewhere. We buy the pure version of the same metal. Over here, since it's copper, so I'll buy a wire or a strip of pure copper and I'll connect it to the negative terminal of the battery. Now these are going to be my electrodes. Now I'm going to dip these electrodes in the solution of the salt of same metal. For example, here the metal is copper. So I'm going to take the solution of copper salt. Here I'm taking copper sulfate. Okay. Do not take any other metal salt. Only take the same metal salt that is being refined. So just to recap, we took the crude metal and we connected that to the positive terminal of the battery. From outside somewhere, we bought pure metal that is being refined, which was copper, and we connected that to the negative terminal of the battery. Now these two electrodes were dipped in a solution of the salt of same metal that is being refined, here copper sulfate. Okay. Now the main idea is when I pass electricity, the copper atoms from the crude metal, they will come into the solution, and the copper atoms from the solution, they will get onto this pure metal. Okay. So as time passes by, this pure metal strip, this will become thicker and thicker. Copper atoms will keep on depositing on it. And this strip of crude metal, this will become thinner and thinner. The impurities from this, they will drop into the solution. Either they will dissolve in the solution or they will settle down at the bottom. And this is how we'll be able to refine it. This is how we will be able to get 99.99% pure copper. All the copper atoms from here will come and settle over here. Now let's look at the refining process a little bit in detail. So first step was to take crude copper, which is copper plus impurities, and connect it
to the positive terminal of the battery. That means this is going to be our anode. This becomes our anode, the crude metal. And the pure copper, from outside we bought pure copper and we connected it to the negative terminal of the battery. That means pure metal is used at the cathode. Cathode. Now we took the solution of the same metal's salt, which here in this case was copper sulfate. Copper sulfate, CuSO4. Now to this, we add a little bit of acid. We take acidified copper sulfate solution. And the reason for doing this is because by adding acid, we can increase the conductivity of this solution. The ions will be able to flow easily and faster. Okay? Now see what happens when we pass electricity. The copper atoms that are there in this crude anode, copper in this, it will lose 2 electrons and become copper plus 2 ion. Those 2 electrons, they will travel towards the positive side of the battery. Positive, negative, they attract, right? So the reaction that happens at anode is copper, it loses 2 electrons and becomes copper ion. Copper plus 2 ion. 2 electrons are given off and this travels towards the positive side of the battery. So this happens at anode. Now see, this copper ion, this will drop into this solution. Okay? Now next is, since 2 electrons went up, then 2 electrons will come down. Equal number of electrons move in a circuit, okay? So here 2 electrons are going to come at the cathode and this will attract a copper ion from the solution. So the copper ion, it will get attracted towards the cathode. It will take the 2 electrons from the cathode and will become copper atom. And this copper atom will stick to the cathode. And that's how pure copper atoms get transferred from the impure anode and get deposited at the cathode. So the reaction that happens at cathode is copper plus 2 copper ions, they take 2 electrons and then they convert to pure copper atom. And these atoms get deposited over here. So in time, all the copper atoms from the anode, they will jump into the solution as copper ions. And these ions will get converted to copper atoms and they will stick to this pure cathode. And the impurities that were present over here in the anode, they will either dissolve in this solution or if they are insoluble, they will settle down at the bottom of the anode. And this is called as anode mud. So after a while, you will see that anode is becoming thinner and thinner, and it might even disappear after a while. Whereas our cathode, this will become thicker and thicker with pure copper. So this is how we refine metals to get 99.99% pure metal. And since in this process, we are using electricity, this process is called electrolytic refining. Okay, with this, I have few questions. And if you are able to answer those questions, then your understanding of this concept is perfect. So let's try. My first question is, if I make the cathode of another element and not of the element that is getting refined. See over here, I made the cathode of pure copper, right? But what if instead I made it of carbon? What would happen in that particular case? Pause the video and think about this yourself. Now see, if I made the cathode of carbon and not of the metal that is getting refined, then in that case, copper ions will come still in the solution and then they will take electrons from the cathode and become copper atoms and will stick to the carbon. So here finally, we will see something like this. The copper, pure copper, is getting stuck to carbon. And later on, we will have to scrape off this pure copper from this whole carbon, right? So that's going to be another added step. And that's why we use pure metal as the cathode. Now, next question is, what if I use some other metal salt as the solution? See, we have been told that the metal that you're refining, use the salt of same metal as the solution. So over here we are refining copper and we are using the salt of copper. But what if
I use iron sulfate instead, what would happen? Pause the video and think about this. So see, if you pass electricity in this case, first of all, copper ions will definitely come into the solution from anode. But iron sulfate, this will also dissociate now, and we will get Fe+2 ions from it. So in this solution, we now have Fe+2 ions and copper+2 ions. And it might happen that both of these ions get deposited over here on the cathode. So finally, the scene might look something like this. We have copper and iron also on the cathode. So see, this is still impure, right? We do not have 100% pure copper. So this also beats the purpose. Now one last question. What if we switch the electrodes? Meaning this time we connect the pure metal to the positive terminal of battery and the crude metal to the negative terminal. What will happen in this case? Pause the video and think about it. And if you have thought about it, let's see. So see, the positive terminal of the battery, it will suck electrons. Does not matter what is connected to it. Whether it's pure copper or crude copper, it will take away electrons. So what's going to happen in this case is the copper atoms in the pure metal strip, they will lose electrons and become ions. They will come in the solution and then they will take the electrons from this side, from the cathode, from the crude metal and deposit on top of the crude metal. So finally, after some time, the pure metal will start becoming thin and they will start depositing on top of the crude metal like this. So see, at the center of this, we still have many impurities, right? Even though the pure metal is on top of it, this is not pure. So this still beats the purpose. And that's why we connect the impure, the crude metal to the positive side and the pure metal to the negative side. I hope with these questions you understand the reasons why we do things in electrolytic refining. Now let's summarize the video. So far we saw that to extract pure metals from their ores, we first enrich the ores, meaning we separate the metal compounds from the impurities. Then in the second step, we convert the metal compounds to metal oxides. And in the third step, we reduce these metal oxide to get the metal, the crude metal. And in the fourth step, we refine these metals to get pure metals. And in this video, we saw one of the ways of doing it, electrolytic refining. Over here, we attach the crude metal to the positive terminal of the battery. And from outside, we buy the pure form of the same metal and we attach that to the negative terminal of the battery. We dip both of these electrodes in a solution of the salt of the same metal. After passing electricity, the metal atoms from the anode, they will lose electron and become metal ions, and they will come in the solution. Now these metal ions, they will receive electrons from the cathode and will become neutral atoms and stick to the cathode. Now this is how the metal atoms from the anode side come to the cathode side. And whatever impurities are there at the anode, they will either dissolve in the solution or whatever is insoluble, they will settle down at the bottom of the anode.